नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं शुभम मिश्रा आप सभी के सामने आ गया हूँ। समसामयिक की जो घटना चक्र की आई हुई है महीने मार्च और अप्रैल की, उसे लेकर के। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था जिसमें हमने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के विषय में पढ़ लिया था। अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, वो अन्य। तो इसमें कुल है कि 44.6 के यानी कि 44.6 हज़ार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना जो है स्टार्ट की जा रही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि कितनी लागत लग रही है, तो 44.6 के यानी कि 44.6 हज़ार करोड़ जो है अनुमानित लागत लग रही है। उसके बाद 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा रही है, यानी कि 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा रही है। उसके अतिरिक्त कितने मेगावाट हाइड्रो और कितने मेगावाट सोलर जो है उसका एनर्जी प्रोडक्शन किया जाएगा वो दिया हुआ है, यानी कि 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये देखते हैं कि इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान जो है संशोधित अनुमान जो था उसमें 4,300 करोड़ रुपए कुल आवंटित किए गए इसके लिए, और 2022-23 में जो बजट अनुमान है उसमें 1,400 करोड़ रुपए और जो है इसमें ऐड किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य रिवर लिंक है, जैसे दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा पेन्नार तथा पेन्नार कावेरी, ये योजनाएं और हैं जो अन्य रिवर लिंक योजनाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य सरकारों की भागीदारी से व्यापक पैकेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो इसमें देखते हैं कि उद्यम में ई श्रम एनसीएस असीम पोर्टल के दायरे को बढ़ाते हुए आपस में जोड़ना। एक असीम पोर्टल है, वो किससे रिलेटेड है, तो एमएसएमई से रिलेटेड है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि G2C, B2C तथा B2B सेवाएं प्रदान करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ये है पहला पॉइंट, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि एमएसएमई सेक्टर में उद्यम, ई श्रम, एनसीएस तथा असीम पोर्टल के दायरे को बढ़ाते हुए आपस में लिंक करना या जोड़ने का जो है टारगेट किया गया है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है ना, ECCGS। ये क्या कहता है कि इसकी अवधि को बढ़ाकर 23 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जो नेक्स्ट डेडलाइन है या अवधि जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 23 मार्च 2023 तक कर दी गई है। गारंटी का दायरा 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हॉस्पिटलिटी एवं संबद्ध उद्यमों पर विशेष ध्यान देना इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट आता है CGTMSE यानी कि क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के माध्यम से एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा, ठीक है। रैंप जो है रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो आप याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैंप का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जाएगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा और एमएसएमई को प्रोत्साहन किया जा रहा है, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपका देश स्टैक ई पोर्टल यानी कि कौशल और आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये वही है, देश स्टैक ई पोर्टल किससे संबंधित है, तो गुणवत्ताप्रद शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए ड्रोन एज ए सर्विस है तो स्टार्ट किया जाएगा। फिर 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल तक किया गया है, तो 200 टीवी चैनल तक किया गया है, जिसको PM ई विद्या भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि 2022-23 में 750 वर्चुअल लैब्स था समकालिक शिक्षण, यानी कि 750 वर्चुअल लैब्स को और समकालिक शिक्षण जो भी आपका कंटेम्प्रेरी शिक्षा है, ठीक है, उसके लिए 750 वर्चुअल लैब्स स्थापित की जाएंगी। तो ये डेटा याद रखिएगा कि कितनी बजट 2022-23 में कुल कितनी वर्चुअल लैब्स को स्थापित करने की बात चल रही है, तो 750 वर्चुअल लैब्स को मतलब शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बात चल रही है कि और स्थापित किया जाए। नेक्स्ट आता है परिवेश हेतु 75 स्किल ई लैब्स की स्थापना, ठीक है। तो ये भी डेटा याद रखिएगा कितने ई लैब्स की स्थापना की बात चल रही है, तो 75 ई लैब्स की स्थापना की बात चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के सार्वभौमिक उच्च गुणवत्तापूर्ण ई विषय वस्तु उपलब्ध कराना, ठीक है। स्वास्थ्य के सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने लायक हैं।
जो मिशन चल रहे हैं उन्हें हम देखेंगे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का क्रियान्वयन, गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल हेतु नेशनल टेलीमेंथल हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो नेशनल टेलीमेंथल हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन क्यों किया जा रहा है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको ये बताना है कि गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल, यानी कि जैसे जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या है उनको देखने के लिए या उनसे निपटने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एकीकृत ढांचा में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य तथा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो 4 एकीकृत ढांचा के लिए 4 मिशन है इसमें, ठीक है, जिसमें से आपका बजट देख लेते हैं किस सेवा के लिए कितना दिया जा रहा है। तो सक्षम के लिए कुछ कुल बजट कितना दिया जा रहा है 2022-23 में, तो ये कुल 20,000 करोड़ के आसपास दिया जा रहा है। पीएम पोषण में 10,000 करोड़ और पीएम पोषण के अंतर्गत मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति में क्रमशः 1,400 करोड़ और 3,100 करोड़ दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो नीचे की 2 है, पीएम मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है, ठीक है, जो कि पीएम पोषण जो स्कीम है उसी के अंडर में ये भी आएगी। फिर आता है समावेशी कल्याण के लिए पीएम डिवाइन चलाया जा रहा है, ठीक है। बाकी तो पीएम आवास योजना और हर घर जल नल ये तो चल रही थी, परंतु पीएम डिवाइन जो है वो क्या किया जा रहा है कि उत्तर पूर्व में जो आपका एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको पीएम डिवाइन के उससे किया जा रहा है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, ठीक ना, इस तरह से कुछ इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आई फॉर समथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, ठीक है। और संरचना और सामाजिक विकास हेतु जो है 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो पैसा भी याद रखिएगा कि पीएम डिवाइन में कुल 1,500 करोड़ रुपए, ठीक है ना, करोड़ रुपए वो किए गए हैं, यानी कि आवंटित किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में जो ऐसे पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनके विकास के लिए महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम, विकास से वंचित पूर्वी सीमा के गांव के विकास का लक्ष्य रखा जा रहा है, ठीक ना, उसके लिए वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम, वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम वीवीपी जो है चलाया जा रहा है। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम जो विकास से वंचित पूर्व सीमा के गांव हैं, ठीक है, पूर्वी सीमा के गांव हैं, उनके लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डाकघर के द्वारा डिजिटल बैंकिंग 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था जो है की जाएगी। तो ये भी एक टारगेट है। डिजिटल पेमेंट में आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है उसमें 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डाकघरों को डिजिटल बनाना है, बहुत वर्ष से इसमें प्रयास चल रहा है, ठीक है, परंतु अब टारगेट रखा गया है कि 100%, तो 100% जो है इसको डिजिटल बना करके आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था जो बेसिक मतलब बैंकिंग व्यवस्था है, उसमें बैंकिंग सिस्टम है, वो पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और फिर डिजिटल पेमेंट में अनुसूचित जो शेड्यूल्ड आपके वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक हैं उसमें 75 उन बैंकों के द्वारा जो है 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश में उदीयमान अवसर चलाया जा रहा है, ऊर्जा परिवर्तन के लिए और फिर जलवायु पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पहले ये देखेंगे कारोबारी सुगमता 2.0 का क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है। कारोबारी सुगमता इससे पहले चलती थी, अब 2.0 यानी कि 2.0 या 2.0 का शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि राइट टू नो की जगह पर नीड टू नो का सिद्धांत जो है लाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राइट टू नो की जगह, जैसे उत्पादकता संवर्धन और निवेश में राइट टू नो की जगह क्या लाया गया है, तो नीड टू नो जो है लाया गया है। विश्वास आधारित शासन, आईटी सेवाओं यानी कि आईटी ब्रिज के माध्यम से केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण, परिवेश पोर्टल के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, ये आप लोग का एक तरह से होमवर्क है। नेक्स्ट आता है, भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है कि जो भू दस्तावेज के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए जो है एक यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। कंपनी के त्वरित निकासिता मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक घटाने के लिए सी पेस की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि सी की पेस की स्थापना किस लिए की जा रही है, तो इसका आंसर होगा कि कंपनी के त्वरित निकासीता मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 महीने तक घटाने के लिए आपका किया जा रहा है। फिर बहुत सारे श्योरिटी बॉन्ड्स 5G को समर्थन करने के लिए, PLI स्कीम के लिए, कई सारे स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के बजट जो है एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है जीवन की सुगमता के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, ठीक है। तो इसमें है विश्वास आधारित शासन, इसमें भी है। इसमें जो आपका पासपोर्ट, ई पासपोर्ट जो जारी होगा उसमें एम्बेडेड चिप होगी और भविष्य की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा 2022-23 में, क्योंकि पासपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी जो होगी वो एम्बेडेड चिप्स में रहेंगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी फ्रॉड आप बिल्कुल जान सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ठीक। शहरी नियोजन स्कीम का क्रियान्वयन किया जाएगा,
संक्रमणोन्मुखी विकास, ठीक है, शहर नियोजन के लिए उत्कृष्ट उच्च केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग स्टेशन, शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू करना। तो आप ये याद रखिएगा, ये जो टर्म है बैटरी स्वैपिंग नीति, ठीक, बैटरी स्वैपिंग स्कीम जो है वो लागू किया जाएगा चार्जिंग स्टेशन के लिए, ठीक है। पीएलआई योजना के तहत 2022-23 में बजट अनुमान जो किया गया है कि दूर संचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद के लिए 528 करोड़ रुपए, बृहत स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार हार्डवेयर के लिए 5300 करोड़ रुपए और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर के लिए 1629 रुपए। ये पीएलआई योजना के तहत 2022-23 में बजट का अनुमान है, यानी कि अनुमानित बजट जो पेश किया गया है उसमें कितने करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। फिर आता है कार्बन तटस्थता अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण, यानी कि जो भी कार्बन को हम लोग कम करना चाह रहे हैं, कार्बन इमिशन को, उसके लिए जो है कुल उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो पीएलआई स्कीम है उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्ताव है, ठीक है। नए व्यवसाय व रोजगार का सृजन तथा उत्पादकता तथा अवसर सृजित करने वाले वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण। थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट को जलाने का प्रस्ताव, 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान। तो ये आप याद रखेंगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो पीएलआई स्कीम्स के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव डाला गया है उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु उत्पादन से जुड़ी जितनी प्रोत्साहन तकनीक योजनाएं हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं में 5 से 7% बायोमास पैलेट को जलाने का प्रस्ताव है, पहला। 5 to 7% जो बायोमास पैलेट है उनको जलाने का प्रस्ताव है। और दूसरा है कि 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान, ठीक ना। तो ये यूनिट है MMT। अगला चल रहे हैं, कोल गैसीकरण तथा कोयले के रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका इंपॉर्टेंट जो है मैं वो हैशटैग लगा दिया हूँ यहाँ पर। निवेशों का वित्त पोषण देखते हैं क्या है। निजी निवेश और मांग को बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक निवेश पर ध्यान दिया गया है। पूंजी परिव्यय को प्राथमिकता दी गई है कि जीडी में जैसे वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख या 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 35.4% की वृद्धि करेगी और जीडीपी का 2.9% ये होगा पूंजी परिव्यय में, ठीक है। इसी प्रकार आपका प्रभावी पूंजी व्यय में भी देखिए 10.68 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब आते हैं संसाधनों को जुटाना, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड्स स्टार किए गए हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है और संरचनात्मक देखेंगे, डेटा सेंटर्स के लिए कुछ जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो करेंगे, ठीक है। इक्विटी निवेश के माध्यम से कुछ सहायता परक उपाय करेंगे। उदीयमान क्षेत्रों में सम्मिश्रित वित्त यानी कि सरकार का योगदान 20% होगा, अतिरिक्त जो होगा 80% होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन करना एक टारगेट रखा गया है, ठीक है ना। 22-23 के बजट में 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन करना रखा गया, राज्यों की ओर अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान करना, ठीक। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी उसको बता रहा है कि उसके अनुरूप वर्ष 2022-23 में राज्यों की जीएसडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति मिली है, जिसमें 0.05% जो है विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित है। अगला देखते हैं कर प्रस्ताव। कर प्रस्ताव ये है कि अगर गलती हो चुकी है तो 2 वर्ष के भीतर जो है अभी आयकर रिटर्न करने की अनुमति मिल गई है, ठीक है। और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस खाते में कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14%, मतलब चूंकि इसमें होता क्या है कि 10% जो है कर्मचारियों की कटौती होती है उनके वेतन से और 14% फंड जो है वो सरकार देती है। अब इनको एक सुविधा ये मिल रही है कि 14% आप भी दीजिए, 14% हम भी देते हैं, ठीक है। तो ये एक है कि आप 14% भी अपना कट करवा सकते हैं पैसा। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत दी गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए और ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रत्न और आभूषण क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु काटे व तराशे गए हीरे व रत्न पत्थर की सीमा शुल्क पर, रत्न पत्थरों की सीमा शुल्क पर 5% जो है उसकी कमी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है छतों पर शुल्क वृद्धि करते हुए 20%
छातों पर भी शुल्क वृद्धि करते हुए 20% कर दिया गया है। ठीक है। स्टील के कबाड़ में झींगा एक्वाकल्चर के लिए जरूरी कतिपय वस्तुओं शुल्क में कटौती की गई है। अनब्लेंडेड ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है। पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन योजना जो है शुरू की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम डिवाइन योजना। आरंभिक आवंटन 1500 करोड़ रुपए है। ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना के अनुरूप ये चलेगी। यहाँ पर जो है उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से संचालन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम डिवाइन योजना जो है उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से संचालन होगा इसका। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि युवा और महिलाएं जो है उनको आजीविका संबंधी गतिविधियों को सुलभ बनाना है, विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असमानता को समाप्त करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस PSLV के बारे में पढ़ते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 C-52 जो है उसके विषय में चलिए देखते हैं। उसके साथ साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 04 मिशन जो है, ये दोनों मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखना शुरू करते हैं। 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV की 54वीं उड़ान जो है C-52 सफलतापूर्वक गई है। एक यहाँ पर आरेखीय चित्र यहाँ पर बना दिया है। ठीक है। श्रीहरिकोटा से गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सूर्यकालिक उपग्रह सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है 529 किलोमीटर पे। मिशन की खास बात क्या है, ये कि PSLV C-52 जो था वो PSLV के एक्सेल संस्करण की 23वीं उड़ान थी। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, शार SHAR, ठीक, 80वां गगन मतलब प्रक्षेपण यान मिशन था वहाँ से। ठीक है। स्ट्रैप ऑन मोटर जो थे एक भी नहीं लगे थे, इसमें सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है। PSLV DL में 2 लगे थे, PSLV QL में 4 और PSLV XL में 6 लगे होते हैं स्ट्रैप ऑन मोटर। ठीक है ना। और ये आपका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1673 किलोग्राम का जो है पेलोड लेकर के जाता है। पेलोड मतलब कि अपने साथ जो लेकर के वो ढो करके ले जाता है। ठीक। और उपभूत तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में, ठीक है, लेता जाता है। EOS क्या है, भू अवलोकन उपग्रह है जो कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता इसकी दी हुई है। तो इसमें 3 चीज़ें INS है, इंस्पायर है, सैट है और EOS है। इसके विषय में जानते हैं कि वास्तव में एक रडार प्रतिबिंबन उपग्रह है, यानी कि राइसैट जो आता था, जो छोड़ा जाता था, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है। उसी का एक टाइप है या वही है जिसे कृषि, वानिकी, बागान, मिट्टी में नमी व जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों हेतु मौसम परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने के लिए भेजा गया है। उपग्रह का वजन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। कहाँ निर्माण किया गया है, तो UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो 2280 वाट ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। मिशन की अवधि है 10 वर्ष। ठीक। तो आप ये याद रख सकते हैं एक पॉइंट, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये अगर पूछता है तो आप ये याद रखिए EOS 04 जो है कितने वर्ष के लिए भेजा गया है, तो अगले 10 वर्ष के लिए भेजा गया और कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो 2280। फिर आता है INS 2TT। इसरो का ये जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है यानी कि टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर उपग्रह है, जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्ववर्ती प्रिकर्सर है। ठीक है ना। संयुक्त उपग्रह जो INS 2B था उसी का पूर्ववर्ती है। ठीक है। यह पेलोड के रूप में थर्मल इमेजिंग कैमरा अपने साथ लेकर के गया है। ठीक है। करेगा क्या, ये भूमि और आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स होती हैं, जो लेक्स होती हैं, उनकी जल की सतह का तापमान मापेगा। जो थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है वो क्या देखता है कि अगर टेम्परेचर अधिक है, ठीक है, तो वो दिखाई देगा। ठीक। तो थर्मल इमेजिंग कैमरा से हम लोग जो लेक्स हैं या आर्द्र भूमियाँ हैं उनके सतह का तापमान हम लोग नाप पाएंगे। वनस्पतियों के मानचित्रण में इसका यूज़ करेंगे, जैसे फसलें और वन, इनके मानचित्रण में जो थर्मल इनर्शिया है या तापीय जड़ता है उसको भी जान पाएंगे। ठीक है। इसका जो जीवन काल है वो 6 माह है। उल्लेखनीय है कि भारत और भूटान के मध्य एक समझौता हुआ था, उसमें भारत भूटान संयुक्त उपग्रह, ठीक है, या भूटान सैट INS 2B शीघ्र ही प्रक्षेपित किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। ठीक। फिर आता है इंस्पायर सैट। यह एक छात्र उपग्रह या स्टूडेंट सैटेलाइट है। ठीक है। या तो छात्र उपग्रह है या तो स्टूडेंट सैटेलाइट है। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी IIST, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम द्वारा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि IIST कहाँ पर है, तो IIST है आपका केरला में तिरुवनंतपुरम। ठीक। कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। तो किसके सहयोग से विकसित किया गया ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है।
कह रहा है कि 2 अन्य विश्वविद्यालय नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर तथा नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान ने भी इस उपग्रह के निर्माण में सहयोग किया है। इसका उद्देश्य जो है वायुमंडल गतिकी यानी कि आयनोस्फीयर डायनेमिक्स के साथ साथ सूर्य के कोरोना की तापन क्रिया, जो सूर्य होता है इसका ये जो कोरोना दिखता है बाहर, ठीक है ना, उसकी तापन क्रिया यानी कि कोरोनल हीटिंग प्रोसेस की समझ में सुधार करना है कि उसकी हीटिंग कैसे होती है, ठीक है, उसमें सुधार करना है। इसके परिचालन जीवन काल 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर को मैं अपनी ओर से टिक कर रहा हूँ। इसे आप इसका एक एक डेटा याद रखिएगा। पहला कि ये स्टूडेंट सैटेलाइट है, दूसरा कि इसको IIST द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया है। उसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम में, मतलब IIST जो सिचुएटेड है वो तिरुवनंतपुरम में स्थापित है या है, ठीक है। कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर, ठीक है, और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान ने भी इसके उपग्रह के बनाने में सहयोग दिया है। इसका काम जो है वो क्या है, आयन मंडल गतिकी, ठीक है, के साथ साथ सूर्य का जो कोरोना किरीट है या कोरोना है उसकी तापन क्रिया यानी कि कोरोनल हीटिंग प्रोसेस की समझ में सुधार करना है, ठीक है। और जीवन काल इसका 1 वर्ष कहा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इंस्पायर का जो पूरा फुल फॉर्म है वो देखते हैं क्या है। इंस्पायर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है ना। IN पहले लेंगे, इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संलग्न विश्वविद्यालयों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है या इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। इसमें जो प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल थे उनका नाम भी आप याद कर सकते हैं। NTU सिंगापुर जो मैंने बताया आपको, NCU ताइवान ये भी मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा हमने कोलोराडो पढ़ा है, ठीक। उसके अलावा भी ओमान का एक है, सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय मस्कट में, क्यूशू प्रौद्योगिकी जापान का, आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिका का और अल्बर्टा विश्वविद्यालय कनाडा का। कुल मिलाकर के 8 विश्वविद्यालय इसमें जो है कवर किए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। इंस्पायर कार्यक्रम के अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला इंस्पायर SAT-1 तीसरा उपग्रह है, ठीक है। SAT-2 और SAT-5 उपग्रह SpaceX के लॉन्च किया गया था, ठीक। SpaceX किसका है आपको पता है। अटल सुरंग, अटल सुरंग से भी प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ ये देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हो गई है। तो अटल सुरंग जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए है क्या ये, 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। बेसिकली उसका जो नाम था अटल सुरंग का वो पहले था रोहतांग सुरंग, ठीक है ना, रोहतांग टनल। 24 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखा गया है, अटल सुरंग रखा गया। आगे कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया गया, ठीक। देखते हैं क्या, ये आप देख रहे हैं कि सड़कें बनाई गई हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है, तो ये लेटा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको आप खड़ा मत समझिए, लेटा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक। आगे कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन हुआ। पूर्व नाम था इसका, ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। पूरी बातें समझते हैं। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। उद्घाटन तो इसका पहले ही हो गया है, ठीक है, 3 अक्टूबर 2020 को ही हो गया है, परंतु इंपॉर्टेंट इस समय क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इस सुरंग को 10,000 फीट यानी कि 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर BRO ने बनाया है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन ने बनाया है, ठीक है। और ये इतनी ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यानी कि हाईवे टनल है, ओके। जो लंबाई है इसकी 9.2 किलोमीटर है, इसको आप याद रखिएगा। लंदन स्थित जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। वो असाधारण डेटा या असाधारण चीज़ों को शामिल करता है, ठीक है। तो कब शामिल किया गया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 फरवरी को शामिल किया गया है, ठीक है ना। विशेषताओं में कह रहा है कि ऊंचाई 5.525 मीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई जो है, ठीक है ना, टनल की। सुरंग की चौड़ाई है 10.5 मीटर या लगभग 33-34 फीट के आसपास, ठीक है ना। अग्निरोधक आपातकालीन निकास द्वार भी बनाया गया है। हिमालय, देखिए ये
क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है, ये भी याद रखेंगे आप, ये महत्वपूर्ण है। टनल जो है हिमालय की पीर पांजाल श्रृंखला से अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है, यानी कि पीर पांजाल श्रृंखला से गुजरती है। पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ देती है। ठीक, पहले ये 6 महीने बंद हो जाता था, जो लोग घूमने गए होंगे उनको पता होगा कि रोहतांग टनल जो होती थी वो बंद हो जाती थी, बट अब ये जब इसका काम पूरा हो गया है तो ये बंद नहीं होती है। ठीक है, और पूरे वर्ष भर मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ये पहली ऐसी टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है, ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 कार पर डे और 1500 ट्रक जो है वो गुजर सकती हैं। लाभ क्या है? लाभ बहुत सारा है, जैसे 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, ठीक है, मनाली और लेह के बीच में। उसके साथ साथ 4 से 5 घंटा बच जाता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक जीवन रेखा है कि वो जो है देश के अन्य क्षेत्रों से आसानी से जुड़ गई है। जैसे मान लीजिए कि बागवानी विशेषज्ञ और युवा राजधानी नई दिल्ली जा सकते हैं, देश के अन्य बाजार की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना, कि मतलब मान लीजिए लेह में जो जिस प्रकार की आपकी क्लाइमेट है, मतलब मानसून है वहाँ का जो भी है, तो वहाँ पे जो बागवानी विशेषज्ञ और युवा हैं वहाँ के, या वहाँ के जो किसान हैं, ठीक है, वो कुछ जानकारी इकट्ठा करने या अन्य क्षेत्रों में कुछ आपका एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, जा सकते हैं आसानी से। फिर अतः स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश व लद्दाख के हिस्से सदैव देश के बाकी हिस्सों से पीछे रहे हैं, अब तेजी से विकसित हों। इस टनल के माध्यम से सुरक्षा बलों को नियमित आपूर्ति हो सकेगी, गश्त करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र से सब चीज़ें आपको पता है पहले से। अब आता है T49 सुरंग। जम्मू एंड कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। ठीक है ना, तो जगह याद रखेंगे, उधमपुर जम्मू कश्मीर का सबसे नीचे का बॉर्डर है आपका, ठीक है, सबसे दक्षिणी बॉर्डर समझ सकते हैं, वहां से बारामूला। ठीक है ना, इसको जोड़ने के लिए आपका T49 याद रखिएगा, T49 तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ठीक है, USBRL, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ओके, वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था और जिसे 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। उधमपुर से कटरा जाएगा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंडा, काजीगुंडा से बारामूला, कुल 272 किलोमीटर है। ठीक है, ये बाकी डेटा आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इसमें दी हुई है कि उधमपुर से कटरा जाएगा, ठीक है, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंडा, काजीगुंडा से बारामूला, UKB के बी, या आप UBB याद रख लीजिए, UBB, ठीक है, हर के बगल में के लगा लेना, जैसे UKB। ओके, तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, उधमपुर से कटरा, ठीक है, यहाँ पहुँच गए, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंडा, काजीगुंडा से बारामूला। ठीक, तो UBB आप याद रखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, जो USBRL है, ठीक है, उस परियोजना में अत्यधिक विषम असमतल पर्वतीय भूप्रणाली की संख्या में सुरंगों पुलों का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारा कुछ है। कुल लंबाई जो है 12.75 किलोमीटर है T9 की। देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन बनेगी। ठीक है, 2022 15 फरवरी तक कार्य जो है इसका पूरा हो चुका है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो अगर पूछता है कि NATM क्या है, तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, न्यू ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, ठीक है ना, वहीं का मेथड है कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा इसको T49 को तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। आपको पता है कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। 1978 में क्या हुआ था, पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है। 1978 में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के रूप में शुरू किया गया। ठीक है ना, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP की शुरुआत चरणबद्ध रूप से की गई।
1985 में क्या हुआ कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। फिर क्या हुआ, उसका उद्देश्य था कि सभी जिलों में 1990 तक पूर्ण रूप से प्रतिरक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक, कई वर्षों तक परिचालित रहने के बावजूद यूआईपी के माध्यम से 1 वर्ष की आयु तक के मात्र 65% बच्चों को ही पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया। आप समझते हैं मिशन इंद्रधनुष क्या था। जब सरकार बनी उसके बाद 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। अब देखिए क्वेश्चन क्या इसमें पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है वो केवल बच्चों और सभी महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों और सभी महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आपको फंसाने की पूरी कोशिश हो चुकी है और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, आपको ध्यान का देना है कि सभी बच्चों, ये तो आपका सही है, लेकिन गर्भवती महिलाओं, ये याद रखिएगा, जो केवल प्रेग्नेंट वीमेन है, ठीक ना, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। उनको तीव्रता से जो है संपूर्ण टीकाकरण किया जाएगा, कंप्लीट उनका वैक्सीनेशन होगा और प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा। इसलिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। तो 25 दिसंबर को शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, 25 दिसंबर को आई थिंक अटल जी का बर्थडे भी पड़ता है, शायद 25 दिसंबर को पड़ता है। ओके, अगस्त 2017 तक जो है इसके 4 चरण चलाए गए जिनका सफल संचालन हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ कि 2 वर्ष की उद्देश्य क्या था, देश के सभी बच्चे 2 वर्ष की आयु तक के एवं गर्भवती महिलाओं को 100% टीकाकरण करना, 100% टीकाकरण। ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है कि चरण 1 में यह कार्यक्रम उच्च जोखिम वाले 201 जिलों तक सीमित था, जो ऐसे हाई रिस्क वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको निकाला गया और ऐसे 201 जिलों को, ठीक है, वहां पर वैक्सीनेशन किया गया। ठीक, तो सबसे हाई रिस्क वाले डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किया गया और ऐसे 201 जिलों में जो है सीमित था चरण 1, जहां आंशिक प्रतिरक्षित तथा अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या अधिक थी। ठीक है, जहां पे या तो पार्शियली लोग वैक्सीनेटेड थे, ठीक है, जो भी वैक्सीनेशन होता है प्रारंभिक, और या तो फिर कोई वैक्सीनेटेड था ही नहीं। ठीक है, फिर आता है कि 12 बीमारियों के निःशुल्क टीकाकरण का सार्वभौमिक लक्ष्य रखा गया कि कितनी बीमारियों के अंतर्गत इस मिशन में 12 बीमारी जो होती हैं बेसिक, ठीक है, जिसका नाम है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, जिसको डीपीटी बोलते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। इसके अतिरिक्त रोटा वायरस, डायरिया, रूबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो, मिजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफेलाइटिस और न्यूमोनोकोकल न्यूमोनिया गिन लेते हैं। देखिए, डिप्थीरिया 1, पर्ट्यूसिस 2, टिटनेस 3, रोटावायरस डायरिया 4, रूबेला 5, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी 6, पोलियो 7, मिजल्स 8, ट्यूबरक्लोसिस 9, हेपेटाइटिस बी 10, जापानी इंसेफेलाइटिस 11 और न्यूमोनोकोकल न्यूमोनिया जो है 12। तो ये 12 बीमारियां, छाता याद रखिएगा, छोटा बच्चा है वैक्सीन लेकर के बैठा है, यही इसका सिंबल है। ठीक है, छोटा बच्चा वैक्सीन लेकर के बैठा है और 12 बीमारियां ऊपर से टपक रही हैं। ठीक है, तो इसका निःशुल्क टीकाकरण करेंगे। इसका सार्वभौमिक लक्ष्य रखा गया है किसके किसके लिए, जो प्रेग्नेंट वीमेंस है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वीमेंस को और 2 साल से कम के बच्चों को 100% 100% टीकाकरण कार्यक्रम। चलिए फिर देखते हैं कि अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल संचालन हो गया था। इस दौरान 528 जिले, 2.5 करोड़ से अधिक बच्चों को और 68 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया। फिर आता है सघन मिशन इंद्रधनुष। 8 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष या IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI नाम से जानते हैं, IMI, ठीक है ना। तो मिशन इम्पॉसिबल आपने देखी होगी ना, मिशन इम्पॉसिबल, ठीक, तो उसी के आगे एक आई लगा दो तो वही है। IMI जो है उसका शुभारंभ किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। फिर आगे देखते हैं इस कार्यक्रम का क्या क्या लक्ष्य है। यहाँ पर देखिए, उद्देश्य है टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक सघन और घनीभूत बनाना। ओके, देखते हैं क्या है कि 2 वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक बच्चों को टीकाकरण कराओगे। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि UIP के अंतर्गत छूटी हुई जो गर्भवती महिलाएं हैं या वंचित महिलाएं हैं उनका फिर से टीकाकरण करा दो, उनको ही पकड़ लो। चिन्हित जिले व शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार लाते हुए दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक सार्वभौमिक टीकाकरण को सुनिश्चित करो। ठीक है, कि 90% से अधिक जो है ऐसे लोगों का टीकाकरण हो गया है, इसको भी आप अश्योर करो कि हो चुका है। अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के मध्य 137 जिलों को और शामिल कर लिया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट। ओके, फिर आता है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। इसका उद्देश्य था टीकाकरण कवरेज को और बढ़ावा देना।
देखते हैं इसमें क्या किया गया। 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य बनाया गया। इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के सुदूर क्षेत्रों और जनजातीय आबादी वाले 652 ब्लॉकों में पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य शामिल हो गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 आया, ये 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य आया। 15-15 दिनों के 2 दौर 2 राउंड्स में संचालित किया गया। यह 29 राज्यों, उस समय 29 राज्य हुआ करते थे, और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिले अथवा शहरी क्षेत्रों में संचालित किया गया। IMI 3.0 का मुख्य फोकस था ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए। तो याद रखिएगा, IMI 3.0 का जो मेन फोकस था वो किस पे था? ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए, वो उन्हें कोविड की वैक्सीन नहीं देनी है। कोविड आ गया तो ऐसे बच्चों का जो उस समय न्यू बॉर्न बेबीज थे, जो 2 साल से कम के थे, लेकिन उनका इस कारण से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया क्योंकि कोविड था, ठीक है, तो प्रॉपरली वो लोग जा नहीं सके, या डॉक्टर्स जो घूम के टीका करते हैं वो आ नहीं सके, या कैंपेनिंग नहीं हो पाई कैंपेन लगा करके, ठीक है। तो ऐसे लोग के लिए जो है IMI 3.0 चलाया गया, इंटेंसिफाइड मिशन इम्यूनाइजेशन जो भी है टीकाकरण का एक सघन अभियान 3.0 या 3.0, इसमें इन लोगों को जो है ज़्यादा फोकस किया गया। ये कब से कब तक था? 2021 के मार्च से 2021 के फरवरी से 22 तारीख से 22 मार्च तक किया गया। इसका मुख्य फोकस मैंने आपको बता ही दिया। मिशन के तहत क्या किया गया कि सभी जिलों में 90% तक जो है पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, और लगभग 9.5 लाख बच्चों को और 2.2 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जान जाइए, तीसरा और चौथा, इसके साथ साथ पहला, ये 3 चीज़ें, या आप पहला और चौथा तो जरूर याद रखिए, तीसरा भी आप याद रख सकते हैं अगर आपका डेटा जो है ओवरलोड नहीं हो रहा है तो, ठीक, क्योंकि तीसरा बहुत ही आसान है। 22 फरवरी से 22 मार्च केवल 2 ही वीक का था। अब देखते हैं इसको 15-15, मतलब कहने का मतलब कि 2 वीक का मतलब कि 4 वीक का था, 15-15 दिन के लिए। अब ये है 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा यह जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है उसका शुभारंभ किया गया। इसको 3 राउंड्स में संचालित किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या है। 7 फरवरी 2022 को शुरू किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालन जो है 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 416 जिलों में 3 राउंड में किया जाएगा। तो जिले याद रख लीजिए, अभी तक जिले महत्वपूर्ण नहीं थे परंतु अब जिले महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रत्येक दौर की संचालन अवधि होगी 7 दिन, ठीक, 7-7-7, ठीक। फिर ये 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा तृतीय में। ये 7 फरवरी से 7 मार्च पहली बार चलेगा, 7 मार्च से 4 अप्रैल से, सॉरी 1 सेकंड, थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। 7 फरवरी से स्टार्ट होगा पहली बार, फिर 7 मार्च से स्टार्ट होगा दूसरी बार, और 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा तीसरी बार, ठीक है। वितरण क्या है, मैंने 416 जिले बता दिया आपको। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसमें 75 जिले जो है और चिन्हित कर लिए गए हैं, ठीक। इसमें भी संचालित किया जाएगा। मिशन के दौर में 11 एवं प्रथम दौर में 11, द्वितीय और तृतीय में 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्या है। मिशन का मुख्य फोकस, ये याद रखना है आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले UPPCS के लिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि UPPCS के लिए फोकस्ड बैच आ रहा है, उसका जो भी नाम होगा, ठीक है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अलग कोर्सेज आ रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फीस मिनिमम रखी जाएगी, टीम के द्वारा डिस्कशन होने के बाद वो आपको बता दिया जाएगा। तो कोशिश करिए ऐसे लोग जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रखा है वो लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि टीम जो है वो ऐसे प्रश्नों को शामिल करती है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो पुराने स्टैटिक पॉइंट्स से रिलेटेड हैं, या फिर विभिन्न टेस्ट सीरीज में जो कि टीम फेस करती है, देखती है, उससे लिए गए हैं, या फिर समाचार पत्रों में जो है काफ़ी दिन से चर्चा में है, ठीक। तो आप ज्वाइन कर लीजिए उसे। हाँ, तो मैं आगे कह रहा था कि सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देगा, कि जो भी एक आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो रहा है उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आएगा। सार्वभौमिक मतलब स्थायी लाभ देगा, आपको एक दिखाई देगा कि टीकाकरण हुआ है तो हाँ, अब कुछ डिजीजेस जो 12 बेसिक डिजीजेस हैं जो हो जाती हैं बच्चों को, 2 साल से कम बच्चों को, वो उसमें कुछ मतलब
जो इन्फेंट मोर्टालिटी है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी होगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। दूसरा, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ गई है गति। जैसे हर 6 महीने पे, हर 8 महीने पे कोविड आता है, ठीक है। 2021 में आया, फिर इस साल लास्ट ईयर 2020 से जनवरी तक चला, जनवरी मिड फरवरी, ठीक है। फिर अभी आपको पता है कि केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। तो ये जो हर 6 महीने के अंतराल पर कोविड आता है, कभी 4 महीने के अंतराल पर, कभी 8 महीने के अंतराल पर, तो इससे बहुत एक डर सा बैठ गया है कि छोटे बच्चों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि वो बच्चे तो अनभिज्ञ हैं, कोई चीज़ नहीं जानते हैं, हर चीज़ कोई भी चीज़ है तो बिना सैनिटाइज के मुंह में डाल देते हैं अपने। तो ऐसे बच्चों को लेकर के इम्यूनाइजेशन के लिए निकलना, उनका टीकाकरण कराना एक हायर रिस्क, हायर या पोटेंशियली काफ़ी, समझ रहे हैं ना, खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए वो गति धीमी पड़ गई है कि लोग अपने बच्चों को लेकर के इस तरह से टीकाकरण कराने नहीं जा रहे हैं। आगे निष्कर्ष देखते हैं, ये हमारा लास्ट होगा आज का टॉपिक, कि वर्तमान तक देश के 701 जिलों को आच्छादित करते हुए मिशन इंद्रधनुष के 10 चरणों को पूरा कर चुका है। तो कितने चरण पूरे हो चुके हैं? 10 चरण जो है पूरे हो चुके हैं। 2021 तक विभिन्न 3.86 करोड़ बच्चे और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। IMI यानी कि मिशन इंद्रधनुष के 5वें चरण को शामिल 190 जिला में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 से तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 18.5% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और जो NFHS है आपका 5 के अनुसार 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 62% लगभग, उससे बढ़ करके 76.4% हो गया। अब हम लोग जो कल टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नए भारतीय रामसर स्थल। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछा था। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने रामसर कन्वेंशन है, रामसर जो है आपका ईरान का एक शहर है जहाँ पर पहली बार ये हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। तो ये जो है जितनी साइट्स मैं बता रहा हूँ या जितनी साइट्स आपको इंपॉर्टेंट होगी उसे मैं स्टार मार्क करते चलूँगा। ये मैगजीन मार्च अप्रैल की, मैं गेस कर रहा हूँ कि इससे कम से कम 5 क्वेश्चंस फंसने के चांसेस है स्टैटिक को जोड़ करके, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे, जहाँ तक मेरी आशा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप अपने कमेंट जरूर दिया करिए। करंट आज जब चल रहा था तो कुछ बच्चों ने जो है लक्ष्मी शायद, या ऐसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, बट किसी ने कमेंट किया था कि 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है और कुछ चीज़ें, और उसमें मुझसे पूछा गया था कि ये मैगज़ीन बाज़ार में आ चुकी है। तो हाँ, बिल्कुल आ चुकी है और शायद ख़त्म भी हो गई होगी, क्योंकि जिन लोगों को पता है वो ले करके जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर बाजार में अवेलेबल हो तो बिल्कुल आप ले लीजिए। मेरा लेक्चर कभी भी सुनिए। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप बाइक चलाते समय यूट्यूब आप ओपन कर लो, अपने बैग में लगा लो मोबाइल और फिर सुन लो, ठीक है। लेक्चर बस सुन लीजिए, रीड आप बाद में कर लीजिए। अगर आप लेक्चर देखने का समय नहीं है आपके पास, कि जैसे मतलब आप वॉच भी कर रहे हो और फिर उसका नोट्स भी बना रहे हो, अगर ऐसा समय नहीं है तो बस लेक्चर को ऑडियो समझ करके उसे सुन लीजिए। सुनने पर क्या होता है कि अंशतः है, यानी कि 25%, 10%, 15% कुछ भी तो आपके दिमाग में रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी वो आपको बेनिफिट ही करेंगी, आपका कोई हार्म नहीं करने वाली है। तो इस तरीके से भी आप लेक्चर ले सकते हो। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो, मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इजीली उस समय आप ट्रैवल करते समय देख सकते हो, रादर देन वॉचिंग, मतलब अदर लोगों को देखने से बढ़िया है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी करो। अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो लाइब्रेरी में बैठ करके, या फिर अलग से कुछ ऐसा ज्वाइन करके, या जब हम लोग UPSC हिंदी के लोग जब एक लाइब्रेरी की टाइमिंग जो हम लोग की 3 से 4 है, उसमें आप इन चीज़ों को कवर करो। मतलब जैसे भी करो आप ये मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स जरूर से जरूर कवर करो। और एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि जो करंट का एक कोर्स लाने वाली है UPSC हिंदी, वो शायद कल या आज कभी ना कभी आपको बता दिया जाएगा। तो उससे आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 500 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे भी कह सकता हूँ कि फंसने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई जो है उसको धार देते रहिए। और असीमित शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।